हम सब के दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। हमेशा हर सेकंड्स कितने ही थॉट्स आते जाते रहते हैं। कभी कोई थॉट, कभी कोई मेमोरी, कभी कोई एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, इमोशंस आते ही रहते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब कोई चीज़ करने में मन नहीं लगता है, जैसे कि पढ़ाई या मेडिटेशन, तब तो ये बहुत ज़्यादा ही होता है। मानते हो ना? कभी कभी तो हम अवेयर होते हैं कि हम कोई चीज़ क्यों सोच रहे हैं या क्यों फील कर रहे हैं। जैसे कि कोई सॉन्ग सुन के नॉस्टैल्जिया में चले जाना, क्योंकि तुम किसी टाइम पे वही स्पेसिफिक गाना सुना करते थे। होता है ना ऐसा? लेकिन क्या काफ़ी बार ऐसा नहीं होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई सपना देखते हैं, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है कॉम्प्रिहेंड करने में कि मैंने ये सपना क्यों देखा। सब बताऊंगा द मामोस्ते के इस एपिसोड में, तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो वो जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज़ दबा दो। तो ब्रेन एक चीज़ है और एक चीज़ है माइंड। ब्रेन जो है वो फिजिकल है और जो माइंड है वो नॉन फिजिकल। अब ये माइंड भी सिंपल नहीं है, इसमें भी लेयर्स है काफ़ी। 1567 में सबसे पहले स्विस फिजिशियन पैरासेल्सिस ने सबसे पहली बार माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट का मेडिकल डिस्क्रिप्शन दिया। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट सिगमंड फ्रॉइड का अनकॉन्शियस माइंड के साथ इंट्रोडक्शन 1885 में हुआ, जब उसने फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जॉन मार्टिन शार्कोट के मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगा। जॉन मार्टिन शार्कोट पेशेंट्स के मेंटल इलनेस, खासकर हिस्टीरिया को सक्सेसफुली ट्रीट कर रहा था हिप्नोसिस के थ्रू। फ्रॉइड को जोसेफ ब्रूयर से पता लगता है कि उसकी एक पेशेंट थी, एना ओ नाम की, जो कि डायग्नोस्ड हुई थी पैरालिसिस और हिस्टीरिया से, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हुआ सक्सेसफुली। ब्रूयर के अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स रिजल्ट्स थे डिस्टर्बिंग मेमोरीज के, जो कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड थी। ट्रीटमेंट का गोल ये था कि उन अनकॉन्शियस मेमोरीज को कॉन्शियस माइंड तक लेके आना, और इसके लिए पेशेंट के साथ बात करना और उसे कन्फ्रंट कराना इन्वॉल्व्ड था, बोथ फिजिकली और इंटेलेक्चुअली, जिससे फिर क्या हुआ कि ये सिम्टम्स डिसअपेयर हो गए। यहाँ से फ्रॉइड और ब्रूयर काम करना शुरू करते हैं अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स डेवलप करने लगते हैं। बहुत सारे मेंटल इलनेस के फॉर्म्स, जैसे कि इरेशनल फियर, एंजाइटी, हिस्टीरिया, इमेजिन्ड पैरालिसिस, पेन या सर्टन टाइप के पैरानोया, इनको क्योर करने के लिए, जो कि उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स हैं पास्ट के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस का, जो कि हिडन है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ट्रीटमेंट का मेन एम ये था कि कैसे इन रिप्रेस्ड मेमोरीज और इमोशंस को बाहर लाया जा सके। बात करना डेफिनेटली एक तरीका था। थोड़े टाइम के बाद फ्रॉइड और ब्रूयर के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, क्योंकि फ्रॉइड के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण हुए प्रॉब्लम्स का ओरिजिन सेक्सुअल है। इस सेक्सुअल एस्पेक्ट के ओवर एम्फेसिस पे जोसेफ ब्रूयर एग्री नहीं करता था, तो ये अलग हो गए। फिर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की। इससे ब्रूयर तो क्या, बहुत सारे मॉडर्न स्कॉलर्स भी एग्री नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये रेलेवेंट नहीं है इस वीडियो में डिस्कस करना। फिर ऑल्दो इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है ये भी। अगर जानना चाहते हो इसके बारे में और डिटेल में तो कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर वीडियो बनाना चाहूँगा इसके ऊपर भी। तो वापस से आते हैं रेलेवेंट पोर्शंस पे। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग माइंड जो है वो स्ट्रक्चर्ड है और इसमें 3 लेयर्स हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव और ऑपरेशनल है। जो भी कुछ हम सोचते, फील करते, याद रखते या एक्सपीरियंस करते हैं, ये पार्ट है कॉन्शियस माइंड का। इसमें हो रही चीज़ों के बारे में हम अवेयर हैं। जब हमें पता होता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो हम बात करते हैं पूरे माइंड के एक छोटे से फ्रैक्शन की, जो कि है कॉन्शियस माइंड। इसके नीचे है प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। जो भी मेमोरीज, फीलिंग्स, इमोशंस रिप्रेस्ड नहीं है और वो एवरीडे वर्किंग मेमोरी का पार्ट भी नहीं है, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड जगह है प्री कॉन्शियस माइंड। इनको हम वॉलंटरली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे सारे माइंड से रिलेटेड पावरफुल, अनप्लेजेंट, ट्रॉमेटिक, टॉक्सिक चीज़ें हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस या चाइल्डहुड अब्यूज़
ये सब स्टोर्ड है अनकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि कॉन्शियस माइंड इनसे डील नहीं कर सकता। अगर वो करने भी लगे तो बहुत सारी एनर्जी ड्रेन होने लगेगी बॉडी से, और हमारा बॉडी किसी भी कीमत पर एनर्जी को कंजर्व करना प्रेफर करता है। और ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियस मेमोरी में रखी हुई चीज किसी आर्काइव में पड़ी हुई अनवांटेड फाइल्स की तरह है, बट ये सिमिलर है न्यूक्लियर वेस्ट्स के, जिसका रेडिएशन दीवार तक को पेनिट्रेट करके चीजों को कंटेमिनेट करता है। वैसे ही अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस करता है कॉन्शियस माइंड को, और उसमें हम कैसे आउटर वर्ल्ड मतलब दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, और इनर वर्ल्ड मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है, इनको हम कैसे परसीव करते हैं। इसी अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस भी हैं, जैसे कि रिप्रेस्ड मेमोरीज और इमोशंस की इंटेंसिटी, और कॉन्ट्राडिक्शंस हमारे कॉन्शियस रियलिटी और रिप्रेस्ड रियलिटी में। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग फोर्स के कारण हुए कॉन्फ्लिक्ट्स ही साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन सफरिंग को। अनकॉन्शियस माइंड इनएक्सेसिबल है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स का पता कैसे लगेगा? तो ये सिर्फ सिम्टम्स के थ्रू ही रिकॉग्नाइज करे जा सकते हैं, जो कि कॉन्शियस माइंड में दिखेंगे। तो अनकॉन्शियस माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्हीं को ठीक करने का काम था फ्रॉइड का, और उसके ट्रीटमेंट का यही अप्रोच जाना जाता है एज साइकोएनालिटिक साइकोथेरेपी या साइकोएनालिसिस के नाम से। ये प्रोसेस डेफिनेटली ईजी और क्विक नहीं है। इसी थेरेपी में पेशेंट को काउच पे लेटा के उससे बात करनी होती है। साइकोएनालिसिस सेशंस में होते हैं, जो कि कुछ घंटे, जो कि वीकली या सालों तक चल सकते हैं। तो सवाल ये है कि अनकॉन्शियस माइंड कैसे इंटरेक्ट करता है कॉन्शियस माइंड के साथ? ड्रीम्स के थ्रू। फ्रॉइड क्लेम करता है कि हर एक ड्रीम जो है वो इनैक्ट करता है विश फुलफिलमेंट को, डिजायर को, और वो विश जितना एब्सर्ड होगा उतना ही डिजायर और हिडन और डिस्टॉर्ट हो जाएगा ड्रीम में। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कोड्स में मैसेज भेजता है कॉन्शियस माइंड को। अब ड्रीम्स के एनालिसिस पे ही एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, पर अभी के लिए ये समझो कि ड्रीम में कुछ भी रैंडम नहीं होता है। सब चीजें या तो हमारे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से ही आती हैं। जब अनकॉन्शियस माइंड से हम कुछ देखते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है कि भाई यही सपना क्यों देखा मैंने। सपना देखना बहुत नॉर्मल बात है, और उतना ही नॉर्मल है टंग का स्लिप होना, जहां हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है सिमिलर साउंड का। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये भी रैंडम नहीं है। इनफैक्ट ये स्लिप ऑफ टंग भी रिफ्लेक्शन है रिप्रेस्ड बिलीव्स, थॉट्स और इमोशंस का, अनकॉन्शियस माइंड का। फ्रॉइड इस टेक्निक का यूज किया करता था जिसे फ्री एसोसिएशन कहते हैं, जहां एक वर्ड सुनने के बाद माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है उसको एनालाइज किया जाता है अनकॉन्शियस माइंड में पीक इन करने के लिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिससे कि रिप्रेस्ड फीलिंग्स का एक्सेस मिल सके और फिर इंडिविजुअल की हेल्प की जाए। कोई इंसान अगर रिप्रेस्ड फीलिंग्स को एड्रेस ना करे तो क्या होता है? ओवर टाइम ये रिप्रेस्ड फीलिंग्स रिवील होती हैं दूसरे वेज में, जैसे कि एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर। ये सब रिजल्ट है उन फीलिंग्स और इमोशंस का जो कि रिप्रेस्ड रही इंस्टेड ऑफ एड्रेस करने के। तो फ्रॉइडियन टर्म्स में कैथारसिस एक्ट है डीप इमोशंस को फील करने का, रिलीज करने का, जो कि एसोसिएटेड है रिप्रेस्ड मेमोरीज के साथ। अपने लेटर वर्क में फ्रॉइड ने कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के अलावा भी एक स्ट्रक्चर बताया जिसमें है इड, सुपर ईगो और ईगो। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो हम कहते हैं ना मन कर रहा है। तो जैसे रोज रात को मेरा पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है, अगर मेरा इड स्ट्रांग होगा तो मैं रोज जाके खा भी लूंगा। सुपर ईगो कहेगा कि नहीं मत खा, रात को रोज पेस्ट्री खाना गलत है, दांत खराब हो जाएंगे, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी, वगैरह वगैरह। तो कॉन्शियस, गिल्ट, शेम, मोरालिटी सब इसी सुपर ईगो का पार्ट है। इसके बाद है ईगो, जो कि नेगोशिएट करेगा इड के साथ कि वो रिस्पॉन्सिबल वे में अपनी चीज कर ले। तो ईगो में भी अलाउ करे कि चल कोई बात नहीं, पेस्ट्री खाने का मन है तो खा ले, बट रोज नहीं, वीक में एक दिन, या मे बी रात के टाइम नहीं, किसी और टाइम। ये आवाज है पेरेंट्स का, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी का, और इसको भी सुपर ईगो ही कंट्रोल करता है।
ऑल्दो इड ईगो और सुपर ईगो के बनने के पीछे रीजन प्योरली सेक्सुअल है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, जिस पे स्कॉलर्स एग्री नहीं करते हैं पूरी तरीके से। रीजन सेक्सुअल है या नहीं या कैसे है, मुझे लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं यही कॉन्फ्लिक्ट्स तो है, इड सुपर ईगो और ईगो का, जहां इड इंस्टिंक्ट है, सुपर ईगो मोरालिटी और ईगो रियलिटी। तो ये थी कुछ बातें जुड़ी हुई साइको एनालिसिस से, हमारे माइंड से। तो वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। पीस।